हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है या फिर आज की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। डिस्कशन क्या चल रहा है, तो सीबीएसई के हैंड आउट के सॉल्यूशंस के डिस्कशन चल रहा है। तो इसके पहले हमने आपको एमसीक्यू करवा दिया था, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को डिस्कस करवा दिया। यहाँ पे हम केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर में ओवरऑल देखा जाए तो 31 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, जो कि सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। और अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ऑब्वियसली ये रिपीटेड हो जाएंगे और आपके दिमाग में पैटर्न जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में एक बात हमेशा रहेगी कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके चीजों को, क्वेश्चंस को चेंज करा जा सकता है। तो रटना इज नॉट अ गुड आइडिया। पर्टिकुलरली अगर आप इस चैप्टर में बात करोगे मेरे से, तो मैं तो यही कहूंगा कि रटने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी है, समझने की rather कोशिश करनी है। 150 मिनट्स हमने सॉल्विंग टाइम दिया था, 215 मिनट्स हमने दिए हैं आपको इसको समझ के करने के लिए, ठीक है। देखा जाए तो कंपैरिजन में पूरे जितने आपके पास 13 चैप्टर हैं, आउट ऑफ 13 ये वाला जो चैप्टर है सबसे ज्यादा टाइमिंग हमने इस पर दिया है। रीजन वही है, सोल्यूशन में टाइम नहीं लगता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, सॉल्व करने आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आधे घंटे खा जाए, राइट। अगर कुछ नया आ जाए तो, अगर कोई बहुत नया आता है जो अपने को नहीं समझ में आया, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आई मीन हैंडआउट में ऐसा नहीं करना है, हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस अब जो है थोड़े, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर लॉन्ग आंसर की बात, केस बेस्ड की बात करो चाहे लॉन्ग आंसर, मोर ऑफ दोस्त आपके सब लॉन्ग ही हैं, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैं रेदर सॉल्व करने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली केस बेस्ड का है। तो कहता है कि अ बैंक ऑफर्स लोन to its customers on different type of interest, namely fixed rate, floating rate, variable rate। तीन रेट पे ये लोन बांट रहे हैं। From the past data with the bank, it is known that a customer avails a loan on fixed rate, floating rate, variable rate with probabilities 10, 20 and 70% कि इन पर्टिकुलर रेट पे, जब वो फिक्स हो, फ्लोटिंग हो, वेरिएबल हो, प्रोबेबिलिटीज क्या है, 10% है, 20% है, 70% है लोन को अवेल करने के लिए। A customers after availing a loan can pay the loan or default on the loan payment। या तो पे करेगा वापस या तो डिफॉल्ट कर जाएगा, नहीं पे करेगा। The bank data suggests that probability that a person defaults on a loan after availing it at fixed rate, floating rate, variable rate is 5, 3 and 1%। बेसिकली लोन प्राप्त करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 10, 20, 70 है। करस्पॉन्डिंगली उस पर डिफॉल्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 5, 3 और 1% है। ये तो सवाल हो गया। इस पे कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर्स आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफॉल्ट ऑन लोन पेमेंट। तो मैंने कहा कि तीन तरीके से लोन ले रहा है, तीनों लोन लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है, तीनों लोन्स पे करस्पॉन्डिंगली डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है। तो हमने कहा कि अगर वो किसी एक में भी फेल हो जाए तो फेल हो जाए। हमने कहा कि पहले लोन जो मिला उसको उस पर फिर डिफॉल्ट कर जाए, या दूसरे वाले पे जो कि आपके पास फिक्स था फिर फ्लोटिंग था, फ्लोटिंग में फेल हो जाए, या फिर वेरिएबल रेट पे उसको लोन मिला है और वो उस पर फेल हो जाए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर आगे बात करोगे इसके सेकंड पार्ट में, तो कहता है कि कस्टमर्स आफ्टर अवेलिंग द लोन डिफॉल्ट्स ऑन लोन रिपेमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अवेल्ड लोन एट वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपली बोल दिया कि चलो डिफॉल्ट कर ही रहा है, तो ये बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो लोन लिया था वेरिएबल रेट पे लिया था, या फिर ऐसे कह लो कि वेरिएबल रेट, अगर रेट पे उसको लोन मिला था तो वो डिफॉल्ट करता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली ये आपका बेस थ्योरम दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। सोल्यूशन पे आते हैं। जो मुझे गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, वो इसका हिंदी वर्जन है। हमने कहा कि तीन इवेंट्स में डिफाइन कर लेते हैं, E1, E2, E3। E1 क्या है, फिक्स रेट पे उसको लोन मिल जाता है। E2 क्या है, फ्लोटिंग रेट पे उसको मिल रहा है। और E3 जो है वो आपका वेरिएबल रेट पे लोन। एक इवेंट डिफाइन करो जिसमें वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर मेरे से पूछा है कि डिफॉल्ट कर जाए, तो हमने कहा कि पहले पे डिफॉल्ट कर जाए, दूसरे पे कर जाए, तीसरे पे कर जाए, किसी पे। अब अगर मैं बोलूं तो कह रहा हूं कि पहले पे जो डिफॉल्ट करने की उसके पास प्रोबेबिलिटी वो 5 है, दूसरे पे 3% है, चौथे पे 1% है।
तो अगर मैं पहले पे डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं पहले पे डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, करस्पॉन्डिंगली E1 E2 उनके लोन लेने की भी प्रोसेस आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन थी 10, 20 और 70%। तो वो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आपको गिवन है। पहले पे उसको डिफॉल्ट करने के लिए 5% है, 5% का ही है, या फिर 5/100 उसके पास प्रोबेबिलिटी है। दूसरे लोन पे डिफॉल्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/100 है। थर्ड पे क्या है, 1% है, मतलब 1/100 है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अगर मैंने कहा कि अगर ये डिफॉल्ट कर ही रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर डिफॉल्ट कर रहा है, ये आपको एक हमने डिफॉल्ट करना डिफाइन किया था इवेंट, तो हमने कहा कि पहला हो जाए और पहले पे ये डिफॉल्ट कर जाए, राइट। या फिर इसको लोन जो मिला हो वो दूसरे पे मिला हो और ये दूसरे लोन लेने पे डिफॉल्ट कर जाए, है ना। अगर डिफॉल्ट करना है तो ये किसी पे डिफॉल्ट कर सकता है, तो PE3 और ये तीसरे पे डिफॉल्ट कर जाए, तो A/E3। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। वैल्यूज आपके सामने हैं, वैल्यूज हमने पुट कर दी है। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9/500। दूसरा क्या था कि वेरिएबल रेट पे ये डिफॉल्ट करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने कहा कि बेस थ्योरम लगाते हैं। वेरिएबल क्या था, तीसरा वाला था, E3 था। तो हमने कहा कि डिफॉल्ट अगर कर रहा है तो तीसरे वाले या फिर वेरिएबल रेट पे डिफॉल्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बेस थ्योरम का सीधा फॉर्मूला लगाया, PE3 और PE3 पे E3 पे इसको डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकाली थी हमने यहाँ से, और E3 और PA/3 ये वैल्यूज आपको देखा जाए तो अगर यही वाला पार्ट है, सॉरी E3 की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है, ये आपके पास ये वाला पार्ट है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, क्या है यहाँ पे 7/10 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई 18/100, सॉरी 18/1000। आप इसको रख सकते हो या फिर ये कोई एक वैल्यू रख सकते हो, मैंने डिवाइड करके दोनों वैल्यू लिखी है। तो हमने कहा कि ये वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 7/18 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। 2025 का सवाल है, अच्छा सवाल था, बेस थ्योरम बेस्ड पे क्वेश्चन है। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी को आप हमेशा एक साथ ही कंसीडर करके चलते हो, क्योंकि अगर बेस थ्योरम निकाल रहे हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपको तब भी निकालनी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज recent study suggests that कि roughly 12% of the world population is left handed। तकरीबन 12% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है लेफ्ट हैंडेड है, और रफली 12% ऑफ राइट हैंडेड भी है। अच्छा, 12% लेफ्ट हैंडेड और 12 आपके पास 12% ही राइट हैंडेड भी है। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। कि डिपेंडिंग की कौन माता पिता के लेफ्ट हैंडेड होने के कंडीशन पे उनके बच्चे का लेफ्ट हैंडेड होना की लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। कि अगर कह रहा है पहले वाले केस में कि व्हेन द बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, अगर मदर और फादर दोनों ही लेफ्ट हैंडेड है तो उसके बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 24% है। ठीक है, चांसेस मतलब 24%, मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करोगे 24/100। अगर फादर राइट हैंडेड है, मदर लेफ्ट हैंडेड है, उस केस में 22% चांस है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा। अगर फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर राइट हैंडेड है, उस केस में 17% चांस है कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा। और चौथा है कि अगर आपके पास बोथ फादर और मदर दोनों ही राइट हैंडेड है, तो उस केस में बच्चे के 9% चांसेस हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, ये तो अब सारी इंफॉर्मेशन है। अब सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, अच्छा इसमें और भी गिवन है कि PA PB PB PC PD ये क्या है। अब अगर PA PB समझेगा कि ये ABCD की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा है। अगर PA लिखा है इसका मतलब जो फादर और मदर दोनों लेफ्ट हैंडेड है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कह रहा है कि इन चारों केस में मदर फादर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, दोनों लेफ्ट हैंडेड दोनों राइट हैंडेड हो, मदर लेफ्ट हैंडेड फादर राइट हैंडेड हो, या फिर फादर लेफ्ट हैंडेड मदर लेफ्ट हैंडेड हो, उस केस में उस सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या है मेरे पास 1/4 है, ऑलरेडी गिवन है। अब इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको जो आंसर करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया पहले तो कि आपको ये 3 केसेस है, 3 बेसिकली 4 हैं और करके लिखा हुआ, हम तो चारों डिस्कस करेंगे। आप जब बोर्ड में आप इसको करेंगे तो इनमें से और में से जब बोला था तो ये करेंगे तो ये करेंगे, बट हम यहाँ पे सारों डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि PL/C क्या मतलब है। अब अगर देखा जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो P/C का क्या मतलब, सॉरी L/C का क्या मतलब है कि अगर ये वाला केस है अगर मदर और फादर का, तो उसके लेफ्ट हैंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर C की बात करूं तो C में ये बोला गया था कि C क्या केस है। तो ये कह रहा है कि फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड। उस केस में बच्चे की
लेफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस का 70%, तो ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ इवेलुएट नहीं करनी है। तो यहाँ पे पहला केस क्या हो जाएगा, 17% का, है ना, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। दूसरा केस जो पूछा गया है ए बाई एल बार पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ए बाई एल बार बाई ए बोल दो, तो मैंने कह रहा है कि बच्चा अगर क्या है आपके पास लेफ्ट हैंडेड है, ए क्या था, लेफ्ट हैंडेड होना था, तो मैंने कह रहा है कि उसके केस में जो नहीं सॉरी कह रहे कि अगर फादर या मदर होने की पहली कंडीशन क्या है, पहले वाली कंडीशन है ए वाला, ए वाले में इसमें क्या बोला गया था, ए के बारे में बोला गया था कि व्हेन फादर एंड मदर दोनों राइट हैंडेड है, सॉरी लेफ्ट हैंडेड है, पहले वाले केस में क्या है, दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो उस केस में बच्चे के लेफ्ट हैंडेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना इसमें गलत नहीं करनी, हमने कहा कि अगर ए है मतलब दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो उस केस में अगर एल बोलता तो कहता कि लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी, कह रहा है कि लेफ्ट हैंडेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 24% है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 24% कर लीजिए, या फिर 1 माइनस 24/100 कर लेंगे, होने और ना होने का सम 1 सा 1 होता है, तो अगर होने का पता है तो ना होने का कैसे निकालते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे करोगे तो ये 76 ये आ जाएगा, या 0.76 बोल सकते हो, राइट। तो दूसरा केस जो बना है वो क्या केस बन रहा है, तो उस केस में अगर मेरे से कोई पूछे तो यही हो जाएगा 76, राइट, ये मैंने लिखा, सिंपल गिवन है। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है कि अगर ये लेफ्ट हैंडेड है, सॉरी अगर ये लेफ्ट हैंडेड हो तो एक से होने की क्या प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम हो गया कि अगर लेफ्ट हैंडेड है तो उसके एक से होने की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक से लेफ्ट हैंडेड हो जाए डिवाइडेड बाई टोटल, राइट। अब टोटल का मतलब क्या होगा, पहले ए से हो उसका लेफ्ट हैंडेड हो, या फिर A2 से हो, E2 से हो लेफ्ट हैंडेड हो, E3 वाली कंडीशन हो, E4, अब बोलोगे E1 E2 नहीं है, मैंने कहा कि ए तो गिवन है, ए बी सी गिवन है, तुमने कहा पहली कंडीशन में जो मदर फादर दोनों लेफ्ट हैंडेड है उस केस में आपके पास लेफ्ट हैंडेड हो जाए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और ऊपर क्या रहेगा, तो ए से लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी, सीधा बेस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, और अब ये आपको करस्पॉन्डिंगली गिवन था 24%, 22%, 17% और 9%, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, तो ये अगर आप पुट करोगे तो ये 1/4 था, 1/4, और ये आपके पास 24/100 था, राइट। अगर डिवाइडेड करोगे टोटल तो ये 1/4, 24/100 प्लस 1/4, फिर ये 22% था, तो 22/22/100 हो जाएगा, 1/4, क्योंकि ये सबके लिए सेम था, फिर 17/100 हो जाएगा, प्लस 1/4, 9/100 हो जाएगा, 1/4 आप कैंसिल आउट कर सकते हो पूरा कॉमन लेके, आप 100 को कैंसिल आउट कर सकते हो पूरा कॉमन लेके, फिर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 24/72, जो कि 1/3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था इसमें, और करके गिवन है, राइट। अगर और करके हम जाए तो कह रहे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि से चुने गए बच्चे के बाएं हाथ का होने की स्थिति का ठीक स्थिति में ठीक एक माता या पिता बाएं हाथ का हो, अगर मदर या फादर में से कोई एक है, अगर कह रहे कि बच्चा अगर लेफ्ट हैंडेड है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम नहीं है कि एग्जैक्टली इनमें से कोई ना कोई एक क्या हो, लेफ्ट हैंडेड हो। अब एक लेफ्ट हैंडेड होने का क्या केस हो सकता है, हमने कहा कि बी और सी वाला केस हो सकता है, जिसमें कि ये कह रहा है कि एक में मदर लेफ्ट हैंडेड है यहाँ पे बी में, और सी में फादर लेफ्ट हैंडेड है, तो इनमें से कोई एक केस हो सकता है, तो हमने कहा कि इनमें से कोई एक हो और उनसे क्या हो जाए, लेफ्ट हैंडेड हो जाए। तो सिंपल सा ये कि हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा कि अगर आपको समझ में आती है तो हमने कहा कि इनमें से कोई सा भी एक क्या हो, लेफ्ट हैंडेड हो जाए, उस केस में बच्चे के लेफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस चीज को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत हो, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो हमने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे एल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। बी और सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो इंटरसेक्शन इनका 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि डिवाइडेड बाई
हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, तो जो नीचे लिखा हुआ बी यूनियन सी ये लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऊपर तो कुछ और लिखा है, इस चीज को जरा समझ लो 2 लाइन में। हमने कहा कि अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटरसेक्शन बी यूनियन, अगर ब्रैकेट के अंदर ही अगर मैं करूं तो ये एल है आपका, यूनियन ये हो जाएगा एल इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये यूनियन पे हम लगाते हैं तो जैसे पी ए यूनियन बी लगाते हैं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों इंटरसेक्शन भी हो जाता है। बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऑब्वियसली अगर फादर लेफ्ट हैंडेड तो मदर राइट हैंडेड है, और ये उसका उल्टा हो रहा है सी वाले केस में। तो हमने कहा कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, और नीचे तो एज इट इज रहने दो, राइट। बी यूनियन सी हमने लिखा, और यहाँ पे जब मैंने लगाया तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि एल इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। अभी भी लगेगा कि अभी तो भी तो उल्टा कुछ अलग ही लिखा हुआ वहां पे, यहाँ पे आप लगा दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि अगर एल बाई बी की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एल ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखूं तो यहाँ से लिख सकता हूँ पी बी इंटू पी एल बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी एल इंटरसेक्शन बी। तो अगर इस चीज को मैं यूज कर लूं दोनों के लिए तो मैं इस और नीचे तो सेम ही है, नीचे को तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर वाला जो लिखा है यहाँ पे, जहाँ पे जिसको बच्चों को दिक्कत हो सकती थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जब एक्सप्लेन कर दिया तो हमने कहा कि पी भी मुझे पता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 था, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू दूसरे से आपके पास बी की कंडीशन में लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो सबसे पहले क्या था 24% था, फिर 22% था, तो ये 0.22 हो जाएगा, प्लस सेम ये सारी वैल्यूज मुझे पता है। पी बी यूनियन सी की बात करोगे तो हमने कहा कि फिर से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, पी बी यूनियन सी क्या होगा, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, वो वाला पार्ट 0 हो गया, वो 0 हो गया तो 1/4 1/4 1/2 के बराबर, वैल्यूज को पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉल्व करा तो मेरे पास 0.195, मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व करने वाले पार्ट में एग्जैक्टली आपके पास है, थोड़ी कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्का got 2 cages of birds, case 1 contains 5 parrots and 1 owl, ठीक है, owl, ठीक है, एक सेकेंड, cage 1 contains 5 parrots and 1 owl, ठीक है, and case 2 contains 6 parrots. One day Arka forgot to lock both the cages and 2 birds flew from case 1 to case 2 simultaneously, and then 2 birds flew back from the case 2 to case 1 simultaneously. Assume that all the birds have equal chances of flying, ठीक है, और क्या कहानी है। On the basis of the above information, answer the following questions. पहला कह रहा है कि when the 2 birds flew from case 1 to case 2 and 2 birds flew back from case 2 to case 1, then find the probability that owl is still in the case. शुरू, क्या कहानी है, 2 केजेस है अपने पास, पहले वाले केस के अंदर जो है 5 पैरट्स हैं, ठीक है, पहले वाले केस में क्या है 5 पैरट्स हैं और एक आउल है आपके पास, उल्लू है, तो ठीक है, और 1 आउल। दूसरे वाला जो केज है इसमें 6 पैरट्स ही हैं, है ना। अब ये कहानी ये है कि जब ये खुला छूट जाएगा तो 2 यहाँ से उड़ के यहाँ जाते हैं और 2 यहाँ से उड़ के यहाँ आते हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर पहले से 2 उड़ के दूसरे में गए, दूसरे से उड़ के पहले में आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो आउल है वो पहले वाले में है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने कहा कि देखो यहाँ पे टोटल 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस क्या बनते हैं, हमने कहा कि अगर मैं जाने आने दोनों की प्रोबेबिलिटीज की मैं चांसेस की मैं बात करूं तो हो सकता है कि 2 पैरट्स यहाँ से क्या करें, उड़ के चले जाए, कहाँ पे, 2 पैरट्स यहाँ पे उड़ के चले जाए सेकंड में, ठीक है, या फिर एक पैरट यहाँ से एक पैरट चले जाए और एक आपके पास आउल चले जाए, ये दूसरा केस होगा आपके पास, राइट। और यहाँ से फ्लू बैक करने का जो ऑप्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है। कैसे, हमने कहा कि अगर 2 पैरट जाए तो 2 पैरट अगर जाएंगे वहां से तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें पूरे के पूरे पैरट ही, तो जो वापस आने वाले तो हैं वो भी पैरट ही होंगे, राइट, 2 पैरट्स उसको वापस आएंगे। अगर
इसका फिर एक ही केस बनेगा, ठीक है, ये तो एक ही केस बना। अगर यहाँ पे बात करें तो हमने कहा कि अगर एक पैरेट एक आउल दूसरे वाले केज में जाता है तो वापिस आने के क्या प्रोबेबल चांसेस है कि फिर से एक पैरेट वापिस आ जाए और आपके पास एक आउल वापिस आ जाए, है ना। हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी तो है ना। हमने कहा कि दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि एक पैरेट एक आउल गया है बट उधर से दोनों को दो पैरेट आ जाए, आउल आया ही ना, तो ये भी कहानी है, क्योंकि सबके आने के चांसेस, आने और जाने के उड़ने के जो चांसेस है, फ्लू करने के चांसेस जो सेम है, तो ये तीन केसेस बनते हैं। तो हमने कहा कि अगर तीनों केसेस में पूरी कितनी तरीके से ये आ जा सकते हैं, अगर उसकी मैं बात कर लूं तो हमने कहा कि इवेंट के तौर पर देख लेते हैं इसको। हमने कहा कि मेरे पास दो इवेंट है और पहले इवेंट्स में मैं कहता हूँ कि वन पैरेट एंड वन आउल फ्लू करता है, ठीक है। तो एक पैरेट और एक आउल जाएगा तो दो पैरेट आ सकते हैं वापस, या फिर एक पैरेट और एक आउल वापस आ सकता है, ठीक है। E2 की बात कर रहे हैं कि दो पैरेट जाए तो दो पैरेट जाएंगे तो इसके सारे के सारे दूसरे वाले में पैरेट ही हो जाएंगे, तो दो पैरेट ही वापस आएंगे, ये E2 वाला इवेंट है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एज टू E2 हैपन कि कितने तरीके से ये जाके आ सकते हैं। ए बी द इवेंट दैट आउल इज स्टिल इन द केस वन, अगर पहले केस में आउल रहता है तो उस केस में ये टोटल कितने तरीके से हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा कि पहले वाले केस से एक पैरेट और एक आउल फ्लू करे और दिन दूसरे वाले से क्या हो, एक पैरेट एक वापिस आ जाए, या फिर पहले से एक पैरेट और एक आउल जाए और वापिस जो आने वाले हैं दो पैरेट क्या हो जाए, वापिस आ जाए, या फिर पहले से दो पैरेट जाएं और ऑब्वियसली दो पैरेट जाएंगे तो वापस दो ही पैरेट आएंगे। तुमने कहा कि इस बात के क्या चांसेस है, कितने तरीके से हो सकता है। तुमने कहा कि अगर मेरे पास पहले वाले में 5 पैरेट हैं, एक पैरेट और एक आउल को मैं भेज रहा हूँ, तो 5C1 में से कोई एक पैरेट ले सकता हूँ, है ना, और एक आउल जाएगा, ठीक है। अब ये जब चले गए दूसरे में, तो दूसरे में 6 पैरेट पहले से हैं। अब जब ये आउल और एक पैरेट गया तो टोटल पैरेट कितने हो जाएंगे, 6 पहले से, एक इसमें से चला गया तो 7 हो गए। तो वापिस जो आएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि उड़ के वापिस जो आ रहे हैं, एक आउल एक पैरेट ही आ रहे हैं, तो 7 में से एक कोई आपके पास पैरेट आ जाए और जो आउल गया वो वापिस आ जाए, या फिर 5 में से तो एक आउल एक पैरेट जा रहे हैं, है ना, एक आउल गया एक पैरेट गया, और जब उधर से आए तो वो सिर्फ दो पैरेट आ जाए, आउल आए ही ना, ये केस बन सकता है, ठीक है। और जब इस साइड से दो पैरेट जाएंगे तो उधर आप देखोगे टोटल 8 पैरेट हो चुके हैं, तो 8 में से दो पैरेट वापस आ जाए, तो टोटल इतनी तरीके से ये वापस, मतलब ये पूरा हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आती। ये तो हो गया कि टोटल वेज ऑफ हैपनिंग है। अब अगर मैं एक एक करके बात कर लूं, पहला वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि पैरेट जो हो स्टिल इन द केज हो। अगर पैरेट को स्टिल इन द केज होना है तो अब एक बात समझो, पैरेट को अगर स्टिल केज में होना है तो अगर आप ये बोलोगे कि दो पैरेट आपने उड़ा दिए थे, है ना, सॉरी एक पैरेट, एक तो 3 सिनेरियो थी, पहले में एक पैरेट जा रहा है, एक आउल जा रहा है और वही वापिस आ रहा है। दूसरे वाले में क्या जा रहा है, ये मैंने जो बनाया इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस वाले केस में ये दो सिनेरियो बन रहा था कि एक पैरेट एक आउल गया, वो एक पैरेट एक आउल आ गया। इसमें क्या था कि दो पैरेट वापिस आ गए और एक कंडीशन ऐसी थी कि 0 मतलब आउल वापिस आए, मतलब आउल वापिस आ ही नहीं रहा। अब अगर ये दूसरा वाला केस बनेगा तो जो पहले वाली सिनेरियो है, जब ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कि पहले में आउल रहे, जब आया ही नहीं तो वो रहेगा कहाँ से, है ना, तो ये वाला केस यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास जब अगर एक आउल आपको चाहिए, एक पैरेट चाहिए, तुमने कहा कि ये दो सिनेरियोस होंगे, राइट, ठीक है। E1 E2 बात समझ में आ रही है। तुमने कहा कि अब अगर मैं बात करूं कि मैं चाहता हूं कि पैरेट मेरे पास केस में रहे, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि पहले वाले सिनेरियो में जाए और ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूं कि आउल मेरे पास रहे, तो जाए भी, और जाएगा तो क्या जाएगा, एक पैरेट जाएगा और क्या जाएगा, सुन लो कि एक पैरेट चला जाए, और पैरेट जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, फिर ये आप सम करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आउल रहे तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, और ये लिखा क्या गया है, हमने कहा कि E1 और पैरेट जाए, तो पैरेट जाए और एक आउल जाए, उस केस में मेरे पास क्या आना चाहिए, 5C1 में से एक पैरेट चला गया और एक आउल चला गया, ये तो जाने का हो गया, और वापस आए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आउल आए वापस, क्योंकि उसमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी आउल होने क्या है। हमने कहा कि जब उधर गया तो 7 पैरेट हो गए, तो 7 में से वापस फिर से पैरेट आ जाए और जो आउल के वो वापस आ जाए, ठीक है।
ये अगर आ गया तो पैरेट आउल इसमें रहेगा पहले में, नहीं तो नहीं आया वापस तो नहीं रहेगा। तो जब नहीं आएगा तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमको तो चाहिए कि पहले में केस में रहे आउल। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जब पैरेट को भेज दो, 2 पैरेट को भेज दो। अब जब पहले में से 2 पैरेट जाएंगे तो आउल तो स्टिल है ना, वो तो गया ही नहीं, है ना, वो तो अभी भी है। तो हमने कहा कि 5 में से 2 चले जाए, और अब जब इस आउल इसमें है, गया नहीं है, तो ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है। अब 2 जाएंगे तो 2 ही वापस आएंगे। अब जो 2 पैरेट गए तो उधर टोटल 8 पैरेट हो गए, उसमें से 2 वापस आ जाएंगे, तो 8C2। इतने तरीके से ये आपके पास वापस आने की प्रोबेबिलिटी, ये मैंने चांसेस आपको बताए, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करोगे तो हमने कहा कि इसी चीज को, ये तो मैंने समझा दिया, ये 2 केस बने। अब इस 2 केस में प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर आप इससे बात करोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करके, तो हमने कहा कि पहला केस हो जिसमें कि एक आउल एक पैरेट जाए, और उस केस में मेरे पास आउल इस पैरेट के अंदर रहे, या फिर E2 में से जाए, ठीक है, 2 पैरेट चले जाए, और इसमें से जो वापस है उस केस में भी मेरे पास आउल रहे। तो ये आप यहाँ से लिखोगे, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये दोनों केस बनेंगे, और इन दोनों केस को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये सारी सिनेरियो लिखे, ये 2 केस में गए थे, राइट, डिवाइडेड बाई आपके पास जो टोटल पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3/4 आंसर आ जाएगा, वैल्यूज रखेंगे और इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस जो मेरे से पूछा जा रहा है, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वो कह रहे हैं कि अगर 2 birds flew from one case to case 2 and 2 birds flew back, फिर से 2 जा रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, the owl is still in the case, ठीक है, what is the probability that one parrot and one owl flew from case 1? बेस थ्योरम समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब आपको पता लग गया कि हाँ मेरे पास आउल केस में तो है, तो क्या चांसेस है, क्योंकि 2 केसेस बने थे, 2 पैरेट जाएंगे तब भी मेरे पास आउल रहेगा, एक पैरेट एक आउल जाएगा और वापस वो आएंगे तब भी एक मेरे पास आउल रहेगा, है ना, पहले वाले केस में। तो कह रहा है कि अब इन दोनों में से मुझे चाहिए पहले वाले के सिनेरियो में कि वो एक पैरेट और एक आउल ही गए थे, उस केस में पहले केस में होने की क्या, आउल के केस में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने कहा कि पहले से चला जाए और डिवाइडेड बाई टोटल केस में होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर टोटल केस 1 में होने की प्रोबेबिलिटी हमने बात करी कि जब ये गया है और वापस आए हैं, और अभी भी मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि ये केस में है, ठीक है, अगर इसको P ऑफ A बोल रहे हो, तो हमने कहा कि पहले वाले सिनेरियो में इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम सिंपल सा लग जाएगा कि ठीक है, ये केस में तो है, हमने एक को क्या डिनोट किया था कि इसका केस में होना, तो अगर ये केस में है, उस केस में ये पहले वाले सिनेरियो से हुआ हो कि एक पैरट एक आउल गया हो, तो ठीक है, एक पैरट और एक आउल गए होंगे, उस केस में क्या होगा, ये होगा डिवाइडेड ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल केस में होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको हमने सॉल्व, यहाँ से सॉल्व कर लोगे ये वाले पार्ट को, तो ये आपको जो टोटल वैल्यू दे देगा वो आपको देगा 35 डिवाइडेड बाई 420, और टोटल ये जो हमने निकाला है ये आपको दिख ही रहा है कि ये कितना है, तो ये वाला पार्ट है, वैल्यू से डिवाइड करोगे आपके पास 1/9 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 2 एंटी-क्राफ्ट गन्स नेम्ड A and B, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्फ फायर्ड फ्रॉम देम हिट्स एन एयरप्लेन, अच्छा दोनों से हिट करने की दो गन है मेरे पास ए और बी, दोनों से शॉर्ट करा जा रहा है एयरप्लेन को, तो उनसे हिट करने के जो चांसेस है वो 0.3 और 0.2 है। बोथ ऑफ देम फायर्ड वन सेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम, एक टाइम पे ही दोनों से फायर करा गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो। देयर आर, अच्छा ये रिपीट, ठीक है, उतना पार्ट इसमें रिपीटेड है, बाकी नीचे लिखा है सेम टाइम पे फायर करा गया, तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। अगर किसी एक से हिट करने का चांस क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है, मतलब हिट तो करने की बात हो रही है, तुमने कहा कि पहले से हिट हो जाए और दूसरे से उस केस में दूसरे से हिट ना हो, या फिर दूसरे से हिट हो तो पहले से हिट ना हो। अब इसमें जो बोला गया है कि जो पहले से हिट करने की प्रोबेबिलिटी है
वो क्या गिवन है कि पहले से हिट करने की प्रोबेबिलिटी करे 0.3 है, और अगर पहले से हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 तो ना करने की क्या होगी, 1 माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। दूसरे से हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 गिवन है, अगर इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा दूसरे वाले से, बी वाले से, तो 0.8 हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि किसी एक से हिट हो जाए तो पहले से हिट हो जाए, उस समय दूसरे से ना हो, या फिर दूसरे से हो जाए तो पहले से ना हो, किसी एक से हिट हो, दोनों से हिट तो चाहते नहीं है। तो हमने कहा कि क्या हो, हिट करना आपको चाहिए, तो हमने कहा कि पहले से हिट हो जाए, उस केस में दूसरे से हिट ना हो, दूसरे से हिट में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 0.8। या फिर हमने कहा कि अगर पहले से हिट ना हो उस केस में दूसरे से हिट हो जाए, तो इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.38 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले केस में ये बोलता है कि अगर ये पता है कि हिट तो हुआ है, तो दूसरे वाले से हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमने कहा कि दूसरे वाले से हिट हो जाए डिवाइडेड बाय टोटल हिट होने की प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम यही कि दूसरे से हिट हो जाए, और दूसरे से हिट अगर हो रहा है तो डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे से हिट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने कहा कि सेल फायर्ड फ्रॉम बी हिट द प्लेन डिवाइडेड बाय हिट हो जाए, किसी से भी हिट हो जाए उस बात की प्रोबेबिलिटी जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरे से हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमने कहा कि दूसरे से हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस केस में पहले से हिट ना हो, दूसरे से हिट हो। तो पहले से हिट ना होने का मतलब ये कि 0.7, और दूसरे से हिट होने का मतलब है कि 0.2, तो ये 0.14 हो जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाय टोटल 0.38 हमने निकाला ही था, तो 7/14.14 डिवाइडेड बाय 0.38 सॉल्व करेंगे तो 7/19 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, coming to the next question. Next question says Rohit, Jasprit, Alia appeared for an interview for 3 vacancies in the same post. 3 वैकेंसी है सेम पोस्ट के लिए, 3 लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत इज 1/3, आलिया के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है। द इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब इंडिपेंडेंट है तो किसी एक का सिलेक्शन होना दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। ठीक है, अगर कोई एक सेलेक्ट हो जाए, होने की क्या होगा, तो मैंने कहा कि अगर मान लो जसप्रीत हो रहा है तो बाकी 2 ना हो, अगर आलिया हो रही तो बाकी 2 ना हो, नहीं एटलीस्ट बोला गया ना, हाँ ठीक है। अगर एटलीस्ट की बात करा गया तो कम से कम एक को तो सेलेक्ट करना है। अब जरा ध्यान से इस बात को समझना, मैं 2 तरीके से इसको बता रहा हूँ, सॉल्व करने के अपने तरीके आपके होंगे, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक दूसरा आप सॉल्व करोगे। हमने कहा कम से कम एक को सेलेक्ट होना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन आप पूछ रहे हो, तो हमने कहा कि कोई एक सेलेक्ट हो जाए और एक सेलेक्ट हो, एटलीस्ट बोला गया है ना, तो एक भी सेलेक्ट हो सकता है, 2 भी सेलेक्ट हो सकता है, तीनों भी सेलेक्ट हो सकते हैं। पहले के सेलेक्ट होने के क्या होंगे, मतलब कि पहला जसप्रीत हो जाए और उस केस में बाकी 2 ना हो रहे हो, राइट। या फिर अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन मैंने कहा कि दूसरा वाला सेलेक्ट हो जाए, पहले और तीसरे ना सेलेक्ट हो, या फिर तीसरा सेलेक्ट हो जाए उस केस में पहले और दूसरे ना सेलेक्ट हो, तब भी एक बंदा तो सेलेक्ट हो ही गया, ये एक कंडीशन हुई। एटलीस्ट बोला तुमने कहा कि 2 सेलेक्ट हो सकते हैं। अब अगर 2 सेलेक्ट होंगे तो पहला दूसरा सेलेक्ट हो जाए, तीसरा ना सेलेक्ट हो, या फिर पहला सेलेक्ट हो दूसरा ना सेलेक्ट हो, तीसरा सेलेक्ट हो जाए, या फिर पहला ना सेलेक्ट हो और दूसरा और तीसरा सेलेक्ट हो जाए। ये कब 2 सेलेक्ट होने के केस हो जाएंगे। हमने कहा कि तीनों सेलेक्ट हो जाए, तो पहला भी सेलेक्ट हो जाए, दूसरा भी सेलेक्ट हो जाए, तीसरा भी सेलेक्ट हो जाए, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो आपको एटलीस्ट का मिल जाएगा। और सबकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, अगर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ना होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस कर देंगे तो उसके ना होने की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज, तो ये वैल्यूज मुझे मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, बात करें इसको ऐसे बना देता हूं, ये सेलेक्ट हो और ये दोनों ना हो, या फिर ये दोनों ना हो, ये सेलेक्ट हो जाए और ये दोनों ना हो तो ये सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमने कहा कि सेलेक्ट होने एटलीस्ट की बात कर रहा है, और हमने कहा कि अगर मुझे निकालना कि एटलीस्ट ये हो जाए, तो हमने कहा कि सबका सिलेक्शन करवा के सिलेक्शन होने की और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो हम लोग अगर हम चाह रहे कि कम से कम एक हो जाए, उस केस में हम ये कर सकते हैं क्या, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आप 1 में से इन तीनों को सेलेक्ट ना होने का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट, ये भी सेलेक्ट ना हो, ये भी सेलेक्ट ना हो, ये भी सेलेक्ट ना हो। ठीक है, 1 माइनस करेंगे 2/5 क्या मिल जाएगा, सॉरी 3/5 क्या मिल जाएगा, आपके पास आंसर मिल जाएगा। पहले के सेलेक्ट ना होना क्या है, हमने कहा कि रोहित की बात करोगे तो 1/5 था, तो ना सेलेक्ट होना क्या हो जाएगा, 1/4
5 था, तो अगर 1 - 1/5 करोगे तो 4/5 आ जाएगा। दूसरे का सेलेक्ट होना क्या था, 1/3 था, तो नहीं होना सेलेक्ट क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। तीसरे का सेलेक्ट होना क्या था, आई गेस 1/4 था, तो सेलेक्ट ना होना 3/4 हो जाएगा। तो आप ये तीनों को भी पुट करोगे तभी मेरे पास एक एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। दूसरा मेरे से पूछा गया है क्या, तो दूसरे में कंडीशन में पूछ रहा है कि पी जी एच बार की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि अगर ये वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, अब तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करोगे तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन अप करके लिखूंगा तो क्या है, बेसिकली ए बाई बी का फॉर्म है ना। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये एच बार है। हमने कहा कि अगर लिखूंगा मैं तो जी इंटरसेक्शन एच बार लिखूंगा डिवाइडेड बाई पी ऑफ एच बार लिखेंगे। अगर पी ऑफ एच पता है आपको तो पी बाई एच बार कैसे आ जाएगा, 1 - पी एच बार एच, है ना। और इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ठीक है। तीसरा वाला बंदर क्या क्या, क्या है यहाँ पे, रोहित है और जसप्रीत है और आलिया है, ठीक है। ठीक है, वेयर जी इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत और एच इज द डोनेट दैट रोहित इज नॉट अ, रोहित का नहीं सेलेक्ट होना, एच बार है। हमने कहा कि ये कर सकते हैं। ऊपर वाले को ओपन करोगे तो ये यहां से क्या देगा, ये देगा पी जी माइनस पी जी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ से पी एच बार निकाल सकते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे आराम से निकल जाएगा। पीजी पता है, पी एच बार हमने यहाँ से निकाल लिया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, और क्योंकि ये म्यूचुअली ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ये पी ए इंटू पीबी के बराबर होगा। ये बात हम लोग जानते हैं, तो हमने कहा कि इंटरसेक्शन निकालोगे, और पी अगर जी इंटरसेक्शन एच है, इसका मतलब जसप्रीत भी सेलेक्ट हो जाए और रोहित भी सेलेक्ट हो जाए, तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। पी ऑफ एच हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आए, हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम की बात है। पीजी 1/3 गिवन है जसप्रीत के सेलेक्ट होने का, रोहित के ना सेलेक्ट होने का क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1/5 था सेलेक्ट होना, तो इसका ना सेलेक्ट होना 4/5 हो जाएगा। 1 - 1/5 करोगे तो 4/5 है। पी एच 1/5 ऑलरेडी बाई गिवन है, जो मैंने बताया, ठीक है। अब अगर इसकी बात करो तो इसी को मैं ओपन अप करके यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये जी एच इंटरसेक्शन बार अगर निकाल रहा तो पीजी माइनस ये होगा, पीजी 10 का सेलेक्ट होना 1/3 जी इंटरसेक्शन एच, मतलब आपके पास ये भी सेलेक्ट हो जाए और ये दूसरा भी सेलेक्ट हो जाए, जो रोहित है वो भी, प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे तो 4/15 आ जाएगा। जी एच बाई बार, हमने कहा कि ये तो ऊपर का मिल गया, नीचे एच बार अभी जैसे पीछे यहाँ पे निकाल रहा है 4/5 है, तो 14/15 डिवाइडेड बाई 4/5 सॉल्व करोगे तो 1/3 मेरे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो अब लास्ट पार्ट इसमें जो पूरा कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अगर एग्जैक्टली वन सेलेक्ट हो रहा, पहले वाले में एटलीस्ट पूछा था, दूसरे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वन, तो हमने कहा कि पहला से कोई एक सेलेक्ट हो जाए बाकी दो ना हो, यही मतलब है। अब उस केस में होगा क्या, होगा ये कि अगर मेरे पास, मैं कहता हूं कि चलो रोहित सेलेक्ट हो जाए, है ना, रोहित सेलेक्ट हो जाए तो बाकी दो ना हो, मतलब जसप्रीत भी ना हो, और अगर आलिया की बात करूं तो वो भी ना हो। अगर यहाँ पे जसप्रीत सेलेक्ट हो जाए तो उस केस में रोहित नहीं सेलेक्ट होना, क्योंकि मुझे एक ही का सिलेक्शन चाहिए, तो रोहित ना सेलेक्ट हो और आलिया ना सेलेक्ट हो। या फिर अगर आलिया सेलेक्ट होती है तो बाकी दो ना सेलेक्ट हो, राइट, रोहित भी नहीं सेलेक्ट होना चाहिए और आपके जसप्रीत भी नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये भी ना सेलेक्ट हो तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तब एग्जैक्ट मिलेगा मुझे। तो हमने कहा कि उस केस में मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है मैंने सॉल्व कर रखा, हमने कहा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, इसका मतलब है कि रोहित सेलेक्ट हो जाए बाकी दो ना हो, जसप्रीत और आलिया। अगर रोहित नहीं किसी दूसरे को, हमने कहा कि जसप्रीत सेलेक्ट हो जाए तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, और अगर आलिया सेलेक्ट होती तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो एग्जैक्टली वन मुझे मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करा हमने, सिंपल सॉल्व करा, ये आ जाएगा 26/60। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। दूसरा, इसी में बी ऑप्शन भी है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम इज सेलेक्टेड। टू ऑफ देम सेलेक्टेड है, फिर से ऐसे केस बना लो क्या कि रोहित और जसप्रीत सेलेक्ट हो जाए, आलिया ना हो, तो ऐसे तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। वो तीन कंडीशन क्या बनेंगे, हमने कहा कि रोहित और जसप्रीत सेलेक्ट हो जाए, उस केस में आलिया नहीं हो, तब भी दो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर रोहित और आलिया सेलेक्ट हो जाए, जसप्रीत ना सेलेक्ट हो,
या फिर रोहित ना सेलेक्ट हो, जसप्रीत और आलिया सेलेक्ट हो जाए। सबकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सॉल्व करोगे 9/60 क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। अब वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना है, ये काम है आपका छोटा मिलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, टाइमिंग जो है एक्सप्लेन करने की ज्यादा है रेदर सॉल्विंग। इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, अगर आपको पता है तो वैल्यू रखोगे फटाक से 1 मिनट में अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर सेंड्स बिल टू चार्ज इट्स कस्टमर्स वंस अ मंथ। जो आपके पास ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो भी इनके कस्टमर है उनका चार्ज का बिल पेमेंट का बेसिकली भेजता है उनको। पास्ट एक्सपीरियंस शोज that 70% of customers pays their first month bill in time। पहले मंथ का जो बिल है वो टाइम पे देते हैं। The store also found that कि customer who pays the bill in the time has probability of 0.8 of paying time in time next month, and the customer who doesn't pay in time has a probability of 0.4 of paying in next month। क्या बात है इसमें, कह रहा है कि जब ये बिल भेजा जाता है तो 70% ऐसे कस्टमर हैं जो कि पहले मंथ के बिल ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं, इन टाइम पेमेंट कर देते हैं, टाइमली दे देते हैं। और जो 70% इन टाइम दे रहे हैं उनके अगले मंथ के भी पेमेंट करने के चांसेस ये हैं, क्या है, 0.8 है, मतलब 80% चांस है कि अगले मंथ में वो दे ही देंगे। जो नहीं दे रहे, अब अगर 70% इन टाइम पेमेंट कर रहे तो 30% नहीं दे रहे होंगे, ऑब्वियस बात है। अब वो 30% जो पहले मंथ में टाइम से पे नहीं किए, अगले मंथ में भी वो टाइम से पे नहीं करेंगे, और उस बात की प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि 0.4 है। तो अब इसके बेसिस पे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। even E2 respectively denote the event of the customer paying or not paying the first month bill in time, and let's say A denotes the event of customer paying second month bill in time, then find this and this। ठीक है, E1 E2 क्या है, तो पहले मंथ में कस्टमर्स के इन टाइम पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी है, 70% पेमेंट कर रहे हैं, 30% नहीं कर रहे हैं। तो ये बात सीधे P1 मेरे से कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली ये कि वो जो टाइम से पेमेंट कर रहा है तो 70% की पे कर रहा है, तो P1 क्या होगा 0.70%, मतलब 0.7। जो नहीं टाइम से पे कर रहा है तो वो 30% होंगे, तो ऑब्वियसली 0.3। अब अगर पहले की मैं बात करूं कि पहला वाला जो 70% जो कस्टमर है वो सेकेंड मंथ में पेमेंट कर देंगे टाइम से, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुमने कहा कि जो पहले मंथ में टाइम से पेमेंट किए हैं और वो दूसरे मंथ की बात करें अगर उस टाइम से पेमेंट करने के, तो हमने कहा कि वो कितना है, वो कह रहे कि 0.8 है। और जो पहले मंथ में टाइम से पेमेंट नहीं किए उनके पेमेंट करने की क्या है, तो वो कह रहे कि 0.2 है, राइट। तो अब जो इसमें पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं, ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में फिर यही आपसे पूछा गया है। पहले में तो प्रोबेबिलिटीज पूछी कि फर्स्ट और सेकंड में कितने कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटीज है। A/E1 A/E2 मैंने अभी आपको बता दिया कि वो ऑलरेडी गिवन ही था 0.8 और 0.2। ठीक है, सॉरी 0.2 नहीं 0.4 गिवन है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये 0.4 होगा ना कि 0.2 होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन ही था, अगर आपने इंटरप्रेट किया तो सॉल्व हो गया। इसमें थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर पेइंग सेकेंड मंथ बिल ऑन टाइम। अगर सेकेंड मंथ का बिल ऑन टाइम पेमेंट करने की बात कर रही है, तुमने कहा कि पे तो 70% वाले भी कर रहे हैं, तो 30% वाले कर रहे हैं, कोई भी कर दो तो सेकेंड टाइम मेरे पास पेमेंट हो जाए, कि जो 70% है वो टाइम पे पेमेंट कर दे, या फिर जो 30% वाले वो टाइम पे पेमेंट कर दे, तो कैसे भी करके ऑन टाइम पेमेंट हो जाना है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा दिख रहा है कि लग रहा है, तो मैं सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दूं। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा, तो हमने कहा कि पहला वाले कस्टमर probability that customer will pay the bill for the second month on time is, ठीक है, find the probability of customer paying second month bill in on time, या फिर find the probability of customer paying first month's bill in time if it's found that customer has paid the second month's bill in time। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर फर्स्ट मंथ बिल इन टाइम
और इट इज फाउंड दैट की पेड बाय द सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। अगर आपको पता है कि सेकेंड मंथ बिल टाइम पे पेमेंट हुआ है तो ये पहले वाले कस्टमर, अब सेकेंड मंथ वाला टाइम तो इन टाइम अगर पेमेंट हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो पहले वाले ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पूछा गया कि पहले वाले से सेकेंड ऑन टाइम या कह ली इन टाइम जो पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताना है आपको। और पहले वाले में पूछा गया है कि सेकेंड मंथ में बिल टाइम पे कैसे पेमेंट होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो हमने कहा कि द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल पे द बिल फॉर द सेकेंड मंथ ऑन टाइम इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.8, मतलब जो 70% है वो इन टाइम पेमेंट कर रहे हैं और उनसे सेकंड, ये तो पहले मंथ का पेमेंट करने की बात हो रही, और सेकंड मंथ में उनकी पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.8 है, ठीक है। हालांकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास लगनी चाहिए, जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है, ये जो थर्ड पार्ट है बेटा, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर सेकंड टाइम में उसको पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली वो दोनों में से कोई सा भी कर दे, हमको तो उस बात से मतलब है ना। तो अगर दोनों में से कोई कर दे तो पहला कर दे या फिर दूसरा कर दे ऑन टाइम। तो हमने कहा कि सेकंड मंथ की बिल टाइम पेमेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो वो आपके पास हो जाएगी टाइम से पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए अगर मैं बोल दूं तो हमने कहा कि पहला कर दे, पहले की सेलेक्ट होने की वो 70% है जो वो हो, और उनके टाइम पे पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या फिर जो 30% वाले हैं उनमें से कोई कर दे, तो हमने कहा कि हमको तो टोटल सेकेंड मंथ में टाइमली पेमेंट हो जाए, हमको इस बात से मतलब है। अब ये 0.70 था और इसके करस्पॉन्डिंग 0.8 था, ये आपके पास 0.30 है और इनके क्या है 0.4 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 17/25। तो ये तो मेरे पास हो गया कि चलो ऑन टाइम पेमेंट हो जाएगा सेकेंड मंथ की। इसमें जो और करके पूछा गया है तो वो कह रहा है कि सेकेंड मंथ का इन टाइम आपके पास पेमेंट हो, तो हम कह रहे हैं कि पहली बार भी वो किया हो, दूसरे टाइम पे भी वो इन टाइम ही किया, तो पहले वाले कर रहे हैं, 70% वाले कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, ऑन टाइम पेमेंट हो, आपको ये चाहिए, तो ऑन टाइम पेमेंट किसके द्वारा हो रहा हो, सेकंड मंथ का भी ऑन टाइम हो रहा था, इसका मतलब पहले द्वारा होगा जो 70% वाले लोग हैं। तो सिंपल पी इवन बेस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे और ये सारी वैल्यूज हमने इवेलुएट कर रखी, तो पी इवन इंटू ए बाई इवन, इनकी वैल्यूज पहले की होने की प्रोबेबिलिटी 70% 0.70 है और इसका टाइमली पेमेंट करने के सेकंड मंथ में 0.8 है, डिवाइडेड बाई टोटल, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दोगे सॉल्व कर लोगे तो 0.824 आपके पास, सॉरी ये इसमें 0.78 0.34 और 56/0.68, अगर इसको सॉल्व करें डिवाइड करके तो अगर मैं 2 से डिवाइड करी बेसिकली तो 56/68 है और ये 28 हो जाएगा, और अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 4 और 3 हो जाएगा, 28 को करोगे तो ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। तो 14/17 ये आप लिख सकते हो आंसर, या फिर आपके पास ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों सेम वैल्यू है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 14/17 आ जाएगा, कोई एक आंसर आप यहाँ से पिक कर लेंगे। अगर रेशनली में आप लिखना चाहते हो 14/17 के टर्म में तो आप वैसे भी लिख लो चाहे वैसे लिख लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, पहले में 3 रेड और 4 काले गेंदे हैं, एंड बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड हैं 2 ब्लैक हैं। 2 balls are transferred at random from the bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn at random from the bag 2. Find the probability that drawn ball is in red color. पहले वाले से निकाल के दो उसमें डाला जा रहा है, उसमें से एक निकाला जा रहा है और उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप सोचो तो हमने कहा कि ट्रांसफर कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक हैं तो 2 बॉल कैसे जा सकती है, या तो दोनों रेड चले जाए, हाँ क्या केस बन सकता है कि दोनों रेड चली जाए, ये केस बन सकता है कि दोनों ब्लैक चली जाए, या फिर ये केस बन सकता है
कि एक रेड और एक ब्लैक चली जाए, राइट, है ना। अब अगर ये अब दूसरे बैग में जाएंगे तो दूसरे बैग के सिनेरियो क्या होगा, ऑलरेडी इसके अंदर मेरे पास 5 रेड और 2 ब्लैक है। अगर 2 रेड गई तो इसके अंदर 7 रेड हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ जो गेंद इसमें क्या 2 ब्लैक हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा पहली सिनेरियो। दूसरे वाले में अगर दोनों ब्लैक जाए तो 5 रेड रहेंगी, रेड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट 2 ब्लैक थे तो ये 2 और चले गए तो 4 ब्लैक हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। और तीसरा सिनेरियो एक रेड एक ब्लैक जाएगा तो 5 रेड एक जाएगा तो 6 हो जाएगा, और एक ब्लैक भी जाएगा तो 3 ब्लैक हो जाएगा। अब मैंने कहा कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेकंड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड कलर। तो हमने कहा कि या तो पहली वाली सिनेरियो में रेड निकल जाए, या दूसरे वाले सिनेरियो में रेड हो जाए, या फिर तीसरे वाले सिनेरियो में रेड हो जाए। पहले वाले में रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7 रेड है और टोटल मेरे पास कितने 9 गेंदे, तो 7/9। दूसरे केस में क्या होगा, 5 रेड है, टोटल गेंदे 9 है, 5/9। और इसी तरीके से तीसरा वाला केस। तो अगर मुझे रेड निकलना है तो हमने कहा कि पहला वाला केस हो जाए, पहले वाले में से रेड निकल जाए, दूसरा वाला केस हो जाए, दूसरे में से रेड निकल जाए, तीसरा वाला केस हो, तीसरे में से रेड निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने कहा कि अब अगर यहाँ पे बात करोगे तो दूसरा तीसरा, ठीक है, E1 इनको अगर प्रॉपरली लिखें, E1 E2 3 केस बना रहे हैं। पहले वाले में मैंने कहा कि बोथ बॉल को क्या कर रहे हैं, दोनों को रेड को ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हैं, और एक रेड और एक ब्लैक कर रहे हैं। तो पहले केस ये कि एक रेड सॉरी 2 रेड और आपके पास बोथ बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज, ठीक है। तो 2 को अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मैंने कहा कि 3 रेड में से 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें से टोटल की बात करोगे तो 7 है उसमें, और 7 में से 2, तो ये ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 है। दूसरा केस कि मेरे पास जो रेड गेंदे हैं, ठीक है, दूसरे में हम कर क्या रहे हैं, तो हमने कहा कि दूसरे में दोनों ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें ब्लैक टोटल 4 है, उन 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर दो और टोटल में से 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा कि 4C2 डिवाइडेड बाई 7C2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं अगर वैल्यू चेक करने के लिए। तीसरा केस ये होगा कि 3 रेड में से एक रेड सेलेक्ट कर लूं और 4 ब्लैक में से एक कर लूं और 7 में से 2 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आएगा। इसको जरा थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं। इसमें 1/7, 2/7 और आपके पास 4/7, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है, ठीक है, चलो। तुमने कहा कि अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले के ट्रांसफर करना, दूसरे केस ट्रांसफर करना, तीसरा केस ट्रांसफर करना, ये आपके पास मिल जाएगा। अब जरा इसमें आ जाते हैं। तुमने कहा कि पहले केस में ट्रांसफर किया हो, पहले केस, फिर उस केस में मेरे पास रेड निकल जाए। पहले केस के ट्रांसफर करने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो कह रहा है कि 1/7 है, 1/7 है। अब इसमें से जब आपने बॉल को ट्रांसफर करा तो मैंने जैसे यहाँ समझाया आपको कि यहाँ पे जब ट्रांसफर करोगे 2 रेड, तो बाकी जो इसमें जाएंगे दूसरे में 7 रेड हो जाएंगे, 2 ब्लैक हो जाएंगे, टोटल गेंदे 9 हो जाएंगे यहाँ पे। अब उसमें से आप चाहते हो कि रेड निकल जाए, तो ऑब्वियसली 7 में से 2, इन्हीं में से कोई सेलेक्ट कर लो और 2 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो यहाँ पे जो निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, तो 7/9 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि 7 रेड मेरे पास हैं, उनमें से टोटल 9 है, तो 9 में से इन 7 में से कोई सा भी आ जाए, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। दूसरे की बात करोगे तो दूसरे वाले केस में मेरे पास यहाँ पे 2/7 है ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी, और ट्रांसफर करने के बाद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब आपने 2 ब्लैक ट्रांसफर किए हैं, निकाल आप रेड रो, तो रेड में कोई चेंज नहीं हुआ, टोटल नंबर ऑफ रेड जो मेरे पास है दूसरे वाले में वो 5 है और 2 ब्लैक है। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे इन 5 में से आपके पास कोई निकल जाए, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9, है ना। 2 ट्रांसफर करने के बाद 9 तो तब भी उसमें हो ही रहा है, प्लस तीसरा वाला केस जिसमें कि एक रेड और एक ब्लैक कर रहा हूं, एक रेड डाल रहा हूं तो उसमें टोटल कितनी हो जा रही है रेड,
इसमें 6 रेड हो जा रही हैं और 3 ब्लैक हो जा रही हैं, तो टोटल तो 9 है। ठीक है, तो तीसरा केस में ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी ये है, और इसमें मेरे पास 6 रेड आ चुकी हैं और 9 मेरे पास टोटल है। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा आ जाएगा आपके पास टोटल ऑफ, सॉल्व करने के बाद आएगा ये आपके पास 41/63। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रखा है, 41/63 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर ये सॉल्व कर लेंगे, अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 63 60 63 7 + 10, तो ये हो जाएगा 24 + 10 34 34 + 7 41। ठीक है, 41/63 ये करेक्ट है। अब इसमें अगला जो केस है वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। हाँ अच्छा ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो ये 41/63 आपके पास आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे क्या कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स और फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक कॉइन को 4 बार फेंका गया है, उसके मीन और वेरिएंस चाहिए। 4 बार फेंका जाएगा तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखोगे तो हो सकता है कि चारों बार टेल आ जाए, 0 हेड्स आए। अगर नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ हेड्स की अगर बात करोगे तो मैंने कहा 0 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, और इस तरीके से 4 बार फेंका गया तो 4 हेड आ जाए। इनकी आपस आप प्रोबेबिलिटी निकालो, 0 1 2 प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी के बाद उनका मल्टीप्लाई करके मीन निकालना कैसे वो आपको पता है, मैं डायरेक्टली फटाफट आपको बता देता हूँ। अगर आप 0 नंबर ऑफ की बात करोगे तो मैंने कहा चारों बारी टेल आया हो। चारों बारी टेल आने का मतलब क्या है, पहले बारी पे 1 टेल आने का मतलब क्या है 1/2, दूसरे पे भी 1/2, तीसरे पे 1/2, तीसरे चौथे भी आपके पास 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप बात करोगे, पहली बात तो यहाँ पे एक बात ये भी समझो, हमने कहा कि जब मैं फेंकूंगा तो एक तो हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं कि एनसीआर, और जो भी आपके पास ए और बी जो B1 4 है उसके पावर n-r इंटू बी के पावर r, इस तरीके से होता है। तो आप ये यूज कर सकते हो, और ये यूज नहीं करो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। हमने कहा कि अगर आप दोनों बता देता हूं मैं आप लोगों को, हमने कहा कि अगर आप x बराबर 0 की बात कर रहे हो तो आप चाहोगे कि चारों पे क्या हो, p ऑफ x 0 की अगर बात करोगे तो चारों पे टेल आ जाए, मतलब पहले पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए, और चौथे पे भी टेल आ जाए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसी चीज आप चीज को लिख सकते थे, एन सी 0 1/10 आ जाए, इसके पावर क्या n-r लिखते हैं, और 4 बारी करा गया तो आप 4 - 0 लिखोगे, और हेड आने के लिए बात करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये फिर से सेम वैल्यू देगा। अगर आपने दूसरी वाली बात करा तो हमने कहा कि x ऑफ 1 अगर आपको चाहिए, 1 एक बारी टेल आ जाए तो बाकी 3 बारी क्या आने चाहिए, हेड आने चाहिए। तो हमने कहा कि NC1 में से 4C1 करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाए, ऑब्वियसली टेल आने के तो 4 - 1 करोगे, यहाँ पे 1/2 के पावर क्या करोगे 1, तो ये वाला पार्ट अगर देखो तो 1/4 ही आएगा, बार बार सॉरी 1/2 के पावर 4 ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4C1, और सम करके ऑब्वियसली ये 1/2 नहीं है, ये आपके पास 1 है, NCR n-r इंटू r करते तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इसके पावर 4। जब 2 की बात करोगे तो 4C2 1/2 की पावर फिर से 4 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, फिर 4C3, ठीक है 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 4C4 और 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 4। ये x बराबर 1 के लिए हो गया यहाँ पे, ये x बराबर 2 के लिए हो गया, x बराबर 3 के लिए हो गया, x बराबर मेरे पास 4 के लिए हो गया। अब ये सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व कर रखी है, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, टाइम वैसे भी एक्स्ट्रा हो रहा है इसी में। हमने कहा कि ये 5 केस बनेंगे, और इसके लिए मैंने पूरा लिख रखा है। ये तो प्रोबेबिलिटीज हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनाते हैं हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और सबका सम कर देते हैं तो मीन मिलता है, राइट। तो हमने कहा कि यहाँ पे मीन अगर चाहिए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे उसका आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है तो 0 इंटू 1/16, 1 इंटू 4/16, ये वैल्यू मैं करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो वैल्यू मिल रही है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके, बाकी जब जो आए उसका कर देना है हमको समेशन।
समेशन कर देंगे यहाँ पे, तो 0/1 को 1 इंटू 4/16, 2 इंटू 6/16, 3 इंटू 4/16, ये वैल्यूज को सम करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, और ये देता है मीन। जब वेरिएंस निकालते हैं तो ये जो नंबर्स थे एक्स आई 0 आया, 1 आया, 2 आया, इसका स्क्वायर करके फिर इन प्रोबेबिलिटीज में मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से म्यू स्क्वायर को माइनस करते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये करोगे तो एक्चुअली में ये जब 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, -2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर क्या आएगा, अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें 80 माइनस करोगे 2, 16 इंटू 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 6, तो ये आपके पास 64 होगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज आएगी, ठीक है। चलो इसको अगले स्टेप में कर देते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 80 माइनस 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगी, और 80 में से 64 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, और ये होगा 16/16, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आंसर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी को लगे डाउट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्न है, कंटेन्स 3 रेड 2 व्हाइट मार्बल्स, ठीक है। 2 marbles are drawn 1 by 1 with replacement from the urn. Find the probability distribution of the number of white balls. Also, find the mean and find the mean of the number of white balls drawn. मीन पूछा गया सिंपली इसमें। तो हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो, 2 marbles drawn 1 by with replacement, ठीक है। अगर इसमें 2 मेरे पास 3 रेड हैं और 2 मेरे पास व्हाइट है, आप उसमें से निकाल रहे हो, है ना। अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हमने कहा कि नंबर्स ऑफ, अगर व्हाइट बॉल्स अगर आपकी बात करो तो हो सकता है कि कोई भी व्हाइट ना है, हो सकता है कि इसमें एक व्हाइट आ जाए, हो सकता है कि ये 2 व्हाइट आ जाए, यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ कि 0 आए या 1 आए या फिर दोनों ही व्हाइट आ जाए, तो उस केस में हमको इसका मीन चाहिए। तो आसान सा हो गया, हमने कहा कि पूरे सैंपल स्पेस में बात करोगे तो तीनों रेड निकल सकते हैं या दोनों व्हाइट निकल सकते हैं, ये केस हो सकता है। हमने कहा कि व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, 2 व्हाइट है और टोटल बॉल्स मेरे पास 5 है, 2/5। अगर व्हाइट ना निकलेगी तो रेड निकलेगी, तो रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल 5, 3/5। अगर एक्स को आप रैंडम वेरिएबल मान रहे हो तो हमने कहा कि पहला केस बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि एक भी व्हाइट ना आए। अब एक भी व्हाइट नहीं आएगा तो पहला भी रेड आएगा, दूसरा भी रेड आएगा, तो नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल मतलब रेड बॉल आए, नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल दूसरा भी। आप क्योंकि विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो तो हर बारी नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास सेम होंगे, तो पहले में रेड निकलने की, दूसरे में रेड निकलने की, नॉट व्हाइट बोलो या फिर रेड बोलो, दोनों सेम बात है। तो ये 3/5 है, 3/5 इंटू 3/5 9/25, ये तो 0 के लिए होगा। अगर 1 की बात करोगे कि एक व्हाइट आ जाए, तो पहला व्हाइट दूसरा रेड आ जाए, या फिर दूसरा रेड पहला व्हाइट या दूसरा रेड आ जाए, या फिर पहला रेड दूसरा व्हाइट आ जाए। तुमने कहा कि पहला रेड आए दूसरा व्हाइट आ जाए, या फिर दूसरा सॉरी पहला रेड आए, पहले पे मेरे पास व्हाइट बॉल ना मिले, दूसरे पे मिल जाए, या फिर पहले पे मिल जाए दूसरे पे ना मिले, कोई एक सिनेरियो बन जाए। तुमने कहा ये वैल्यूज पुट करें, हमने यहाँ पे आ गया। दूसरा हो कि दोनों पे व्हाइट मिल जाए, दोनों पे व्हाइट मिलने मतलब पहले पे भी व्हाइट मिल जाए और दूसरे पे भी व्हाइट मिल जाए, तो 2/5, 2/5, 4/5, ये तो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये उसका टेबल है। मीन चाहिए तो आप इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करिए, इन नंबर्स को सम कर दीजिए, ये आपके पास मीन आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई ज्यादा मेहनत के काम नहीं था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 82 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड है जो 52 के पत्तों में से एक कार्ड खो गया है आपके पास, रिमेनिंग में से आप एक कार्ड को निकाल रहे हो और फाउंड टू बी किंग, और वो पता चलता है कि किंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट कार्ड बीइंग अ किंग, जो खोया गया पत्ता है वो किंग है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया। हमने कहा ठीक है, अगर अब बात करते चलो इवन बोल देते, जिसमें कि कह रहे कि जो कार्ड खोया है वो किंग खोया, अगर किंग नहीं खोया होगा
तो कोई और कार्ड का होगा कि लेट्स से कि लॉस्ट कार्ड है वो किंग नहीं है। तो जो लास्ट कार्ड अगर किंग है तो उसके किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा 4 मेरे पास किंग है, उसमें से कोई एक गायब हो गया हो, यही तो होगा। तो हमने कहा कि 4/50 क्या है, उसके खोने की प्रोबेबिलिटी है कि चार में से कोई खो दे और बाकी मेरे पास टोटल फिट है। अगर वो नहीं खोगा तो जो बाकी 48 बचे उसमें से कोई खोया होगा, तो वो उसके 48/52 है ना, ये तो इतना तो सबको पता है। अगर जो कार्ड खोया गया है अगर वो किंग है, ठीक है, ये आपको अगर पता है, तो उस केस में किंग निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने कहा कि एक खो गया, बचे कितने, 3, टोटल कार्ड कितने हैं 51, तो उन लास्ट अगर अगर आपको ये पता हो कि पहला जो खोया है वो किंग है, खोया था, तो फिर से किंग निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी 3/51। अगर जो खोया हुआ कार्ड था वो किंग नहीं था, तो फिर उसके बाद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, हमने कहा कि जब किंग नहीं खोया तो खोया तो एक कार्ड है, तो बाकी 48 में से 4 एक खोया होगा कोई सा भी, और मेरे पास किंग जब नहीं खोया है तो चारों के चारों किंग बचे हैं, तो 4/51। हमसे बोला जा रहा है कि आपको पता है इट इज फाउंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम इज फाउंड टू बी किंग। अभी आपको पता है कि किंग तो है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट कार्ड, लॉस्ट कार्ड, लास्ट नहीं लॉस्ट थोड़ा सा लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर आपको पता है कि ये किंग है, उस केस में ये खोया हुआ कार्ड था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी थी कि जो खोया हुआ कार्ड था वो किंग था। तो हमने कहा कि ए अगर मैं बोल देता हूँ लास्ट कार्ड इवन जो किंग था, उस केस में मैंने कहा कि इवन हुआ हो, खो गया हो, और उस खोने के बाद जो किंग खोया हो उस केस में मेरे पास किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लिखोगे तो पी इवन, और इस केस में इवन के केस में मेरे पास अगर किंग खोया हो तो उस केस में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, तो पी इवन इंटू पहले वाले इवेंट में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी, या पी ई टू जब किंग ना खो के कोई और खोया हो उस केस में मेरे पास इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी। इवन क्या था, तो इवन था मेरे पास 3/51। ठीक है, इवन क्या था, सॉरी 4/51 जब लास्ट कॉर्ड ये खोया हो, और उस केस में निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या, 3/51। दूसरा केस क्या है, 48/52 डिवाइडेड बाई 4/51। सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे यहाँ पे, आपके पास जो आंसर इसको सॉल्व करोगे तो 51 52 तो सब में ही कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा जो उसको सॉल्व कर लिया 4 into 3 48 into 3, ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 होगा, और प्लस 48 into 4 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपके पास 12, तो ये 4 होगा। फोर्टी एट इंटू 4, अच्छा इसमें मेरे पास 3 बचा था ना, तो यहाँ पे ये 9 आएगा। ठीक है, 192, अब इसमें ऐड करोगे तो 204। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू, इसको डिवाइड करके लिखना चाहो तो आप डिवाइड करके लिख लेना। ठीक है, वो काम आप छोड़ देता हूँ। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि अ बायस्ड डाई इज ट्वाइस लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर, इफ सच डाई इज शोन ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, फाइंड द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि किसी भी एक पासे को फेंकने पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि जो है वो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी का दो गुना है ना। ठीक है, सॉरी ऑड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर मैं मान लेता हूं कि चलो पी है, यही लिखा हुआ है इसमें कि बायस्ड इज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ट्वाइस, डाइस ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर शो करने के दो गुना चांसेस है ऑड नंबर के शो करने के। तो कह रहा है कि अगर मैंने मान लिया कि ऑड नंबर शो करने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, पी है, तो ऑब्वियसली इवन की प्रोबेबिलिटी इसकी डबल हो जाएगी। मेरे पास जो नंबर फेंकने पे आ सकते हैं वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 यही नंबर्स हैं। तो 1 3 5 ऑड है, 2 4 6 मेरे पास क्या है, इवन है। तो अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 यही 6 होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, हमको पता है। तो हमने कहा कि पी ऑड है, तो 1 ऑड है तो इस पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या, पी है। 2 इवन है तो इसमें 2p हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली इसे पुट करोगे तो टोटल 9 आएगा। 9p बराबर 1 होगा, p के लिए सॉल्व कर लिया तो 1/9।
ठीक है, तो p की वैल्यू मुझे ही मिल गई। अगर हमने कहा कि p का क्या था, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/, हो गई, और इवन की प्रोबेबिलिटी इसका डबल था तो 2/9 हो गया। अब अगर आप फेंकते हो पासे को तो या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा। अगर 6 आएगा तो वो होगा क्या, तो वो आपके पास 6 एक इवन नंबर है ना, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/9 होगी, राइट। और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 7/9 हो जाएगी। अगर आने का पता है और नहीं आने का चाहिए तो 1 - 2/9 कर दीजिए, ये आपके पास 7/9 आ जाएगा, राइट, नहीं आने का। तो अब अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बात करोगे तो मैंने कहा कि एक भी 6 ना आए, x बराबर 0 हो जाए, या फिर एक आ जाए, या फिर दोनों पे 6 आ जाए, यही तो होगा कि पहले पे दोनों पे 0 आ जाए, एक भी 6 ना आए, फिर या फिर किसी एक पे 6 आ जाए, या फिर दोनों पे 6 आ जाए। अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पीछे भी बताया कि 6 आएगा या फिर नहीं आएगा, दो ही केसेस बन रहे हैं ना। तो हमने कहा कि अब इसमें जब मैंने कहा कि जब 0 की बात कर रहे हैं तो 2 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, NCR n-r पावर r करेंगे, तो ये पहला सॉल्व करा, मेरे पास 41 81 आएगा। 1 के केस में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो एक पे आने की प्रोबेबिलिटी की बात होगी, 2C1 1। अच्छा, इसमें आपके पास इसको वैल्यू थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 7/9 है और ये 2/9 है, ठीक है, यहाँ पे 2/9 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 28/81 आ जाएगा। 2 के केस में क्या होगा, मैंने कहा कि पहले पे भी आए दूसरे पे भी आ जाए, है ना, दोनों पे 6 आ जाए, उस केस में यहाँ पे भी 2/9 होगा और यहाँ पे भी 2/9 होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4/81 आ जाएगा सिंपली, जब इसको आप सॉल्व करोगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है मेरे पास। अब जब मीन चाहिए होता है तो हमने कहा कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, और जब सम करके लिखो, अब 0 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका 1 में करोगे तो एक्जैक्टली सेम ही रहेगा। इसका 2 से करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, 8/81। अब सबको सम कर दीजिए, तो 28 प्लस बाई 81, यहाँ पे मैं सम करके लिख देता हूँ, 28/81 है, प्लस 8/81 करोगे तो ये आ जाएगा 36/81, ठीक है। अगर 9 से डिवाइड कर दो तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4/9 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारी बातें खत्म होती हैं, ये सारा एंड होता है, ठीक है। होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होगी। सो यहाँ पे सारा खत्म हुआ, ठीक है। और आप लोग इसको रिपीटेटिव वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से अपना प्रैक्टिस करके टाइम को रिड्यूस करना है, इतना दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी में फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर लास्ट में कभी लगे कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो जो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट मत करना, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ऑन दिस नोट आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर और दिस सीरीज ऑफ लेक्चर। और अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम में अच्छा करिए, और वेल विशेस हमेशा आप लोगों के साथ हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो रिवीजन क्लासेस हो होंगे उसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।